brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। एक ऐसा केस जिस पर पूरे समाज की नज़र हो, एक ऐसा केस जो मीडिया ट्रायल बन चुका हो, एक ऐसा केस जिस पर लोगों का, खासतौर पर पब्लिक का, उस इलाके के बेहद गुस्सा हो, एक ऐसा केस जिसको लड़ने के लिए कोई तैयार ना हो और कोई वकील अगर उस केस को अपने हाथ में ले तो लोग उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं, उसके बारे में मालूम नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं निठारी केस की बात कर रहा हूँ। निठारी केस मुनिंदर सिंह पंढेर, और मुनिंदर सिंह पंढेर को लेकर 2006-07 के बीच की अगर हम बात करें तो पूरे देश में एक अजीब तरह का गुस्सा था। उसके बाद ऐसे शख्स का केस हाथ में लेना अपने आप में, अपने पेशे के साथ भी एक तरह से एक रिस्क ही लेना है। इस वक्त हमारे साथ हैं मनीषा भंडारी जी, जिन्होंने आखिरकार इस केस को हाथ में लिया। उन्होंने और उनकी टीम ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लगभग 17-19 साल, और निठारी केस के सभी मामलों से मुनिंदर सिंह पंढेर बरी हो गए। आज वो एक आज़ाद नागरिक हैं। इस वक्त मनीषा भंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मनीषा जी। आपका शुक्रिया। पहली बार जब आपके सामने ये चीज़ आई कि एक केस है, वो भी एक निठारी के अक्यूज़, और वो भी मुनिंदर सिंह पंढेर, जिनके बारे में तब क्या क्या कहा नहीं जा रहा था, तब आपको लगा था कि ये केस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? सर, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करूँ आपको कि ये टीम मेरी नहीं थी। हम काम कर रहे थे अंडर सीनियर एडवोकेट मिस्टर सोडी। सो हम उनकी टीम थे, हम उनकी टीम है। पूरी टीम ही थे? जी, हम टीम है। और लेकिन हम उसको लास्ट तक लाने का जो गुड फॉर्चून है वो मुझको और मिस्टर श्रीवास्तव को और हमारी पूरी टीम को मिला। दो तरीके से देख सकते हैं। एक लॉयर जो हम आज से 19 साल पहले देखें, 2010-9 में अपील फाइल हुई थी। 2009 में। तो उस वक्त मिस्टर पंढेर से ज़्यादा केस का मैग्नीट्यूड एक लॉयर को इंस्पायर करता है। और एक एस्पेक्ट होता है ह्यूमेन, जो आप फाइल पढ़ के समझते हैं। क्योंकि एज अ लॉयर एक चीज़ मेरी समझ में आई है कि कुछ भी मीडिया में नहीं देखना, कभी भी जो होता है और जो दिखाया जाता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इसलिए इनिशियल इम्पैक्ट जो था वो ये था कि शायद कुछ मतलब ये गेम चेंजर होने वाला है एज अ लॉयर, जो होता है किसी भी लॉयर के लिए होगा। पर समय के साथ साथ इमोशंस इतने जुड़ जाते हैं कि आप एक कॉज के लिए लड़ने लगते हैं। फिर वो अंदर का वकील बाहर थोड़ी देर रह जाता है, इंसानियत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और आप काम से बढ़कर उस चीज़ के लिए आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। बट मनीषा जी, मीडिया ना देखें, खबर ना देखूं ताकि उससे आप दूर रहें, आपके काम पे असर ना पड़े, वो एक अलग चीज़ है जी। लेकिन इतनी खबर तो, चूँकि एक लॉयर भी हैं आप, एक नागरिक भी हैं, तो उस वक्त आप ये सारी चीज़ों पे नज़र तो रखती होंगी कि निठारी केस में क्या चल रहा है, मुनिंदर सिंह पंढेर को लेकर क्या हो रहा है, कोहली को लेकर क्या हो रहा है, 16 बच्चों के कंकाल मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद फिर आपको कभी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की कि इन सब केसों को? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा था। आपकी अंतरात्मा ने क्या कहा? भाई, मैं उसी पे आ रही थी। अंतरात्मा, जब हम कोई काम, जब फाइल पढ़ते हैं ना, तो जो क्लैश है अंतरात्मा का और आपके लीगल एक्यूमन का, बाज़ दफ़े लीगल एक्यूमन भारी पढ़ना चाहिए कि आपको क्या समझ में आता है। और जब हम एज अ लॉयर कोई काम, हमारा काम है, एक ब्रीफ मेरे पास आया है, मेरे सीनियर ने मुझसे कहा कि इस पे काम करना है, मेरा कन्फाइनमेंट वहीं तक है शुरुआत में। उसके बाद आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे शुरू होता है कि भाई इसका क्या क्या इम्प्लिकेशन हो सकता था, हुआ नहीं हुआ। फिर आप अपने जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, ये आदमी और ये पूरा प्रोसेस ये वैसा नहीं है जैसा प्रोजेक्ट हुआ है, और डिफेंस साइड के वकील होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने क्लाइंट और उस सिस्टम के लिए पूरी तरह से ऑनेस्ट होकर, ईमानदार होकर काम करूं। बिल्कुल, एक डिफेंस लॉयर का ये फ़र्ज़ है। लेकिन आपको पहली बार कब ये एहसास हुआ या यकीन हुआ कि नहीं, पंढेर साहब बेगुनाह हैं? सर, जब मैं पहली बार मिली थी इनसे, तो ऐसी क्या चीज़ हो गई कि आपको लगा कि ये बेगुनाह है? हम एज लॉयर्स, आप भी जानते हैं और आप इस क्राइम की दुनिया से हमसे ज़्यादा जुड़े हैं, हम धीरे धीरे साइकोलॉजिस्ट्स भी हो जाते हैं।
एक आदमी का डिमीनर, उसको देखना, उसको समझना, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ बोल देता है। जो पहली मुलाकात थी वो मुझे आज बहुत अच्छे से ध्यान है। हम सीबीआई कोर्ट में गाज़ियाबाद में बाहर खड़े थे और हम कोई बहुत बड़े नहीं थे उस वक्त उम्र में भी। तो जो इम्पैक्ट था वो ये था कि एक इनके चेहरे पर बहुत कामनेस थी। वो कामनेस हम सेंस कर पा रहे थे, मैं समझ पा रही थी। और वो काम करने का प्रोसेस धीरे धीरे धीरे, उसमें कहीं कोई एंग्जाइटी नहीं थी। आपने डायरेक्ट आप लोगों से बातचीत हुई होगी, पूछा होगा, उन्होंने क्या जवाब दिया था कि वाकई मैं बेकसूर हूँ? जाहिर है इनसे बात हुई, करण इनके पुत्र से बात हुई और उससे इंटरेक्शन तो हमारा बहुत समय तक रहा। उसको धीरे धीरे समझना, फिर उसको फाइल से कंपेयर करना, फिर चीज़ों को पढ़ना और इस क्राइम की दुनिया को जानना, क्योंकि मैं पूरी तरह से फौजदारी की वकील हूँ, मैंने कोई और काम कभी किया नहीं। जब लोअर कोर्ट ने सीधे मैक्सिमम पनिशमेंट यानी फांसी की सज़ा दे दी थी, तब उस वक्त आप लोगों को क्या लगा था? सच बताऊँ आपको, इट वॉज अ सेंस ऑफ रिलीफ। क्योंकि जब जजमेंट पढ़ा, जिसने दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ ओपिनियन पढ़ने से पहले बन जाती है। जैसा आप देखेंगे कि ये हम, अगर आपने देखा हो, आप जानते भी हैं इस चीज़ के बारे में, कन्फर्मेशन बायस, कि हमने कंफर्म कर लिया कि इस आदमी ने किया है, अब शुरू करते हैं लिंक एविडेंस ढूंढना जो इस तक हमें पहुंचाए। हमारा ये काम नहीं है कि क्राइम हुआ, हमारा एज एन पुलिस का, कि हम क्राइम देखें, फिर एविडेंस को ट्रेस करें, फिर देखें कि वो एविडेंस कहाँ ले जा रही है। ये हम नहीं करते। हम पहले बंदा आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे नज़दीक कौन है जिसको पकड़ने में पब्लिक मान जाएगी। वो मान लेते हैं, उसको ले लेते हैं, फिर कनेक्टेड जो आसपास का हमें मिला वो जोड़ जाड़ के हमने एक मुकदमा तैयार कर दिया। ये मुकदमा कभी पूरे मुकदमे के दौरान एक वकील होने के नाते आप लोगों का एक जो वकीलों का गेम होता है कि अपने मुवक्किल को बचाने के लिए, जैसे पंडेर साहब को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम कोहली पर धर दो, जैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? बिल्कुल, मैं आपको जजमेंट बता रही थी, मैं जिस बात पे कहती हूँ पूरा नहीं हुआ। उसका लास्ट के 2 पैराज हैं जो कन्विक्शन करते हैं। उसके 4 कारण दिए। पहला कारण, कोहली आपका सर्वेंट था। ठीक। दूसरा, वो आपका घर था। ठीक। तीसरा, वो और आप एक घर में रहते थे। ठीक। चौथा, आपके ऊपर एक उसका कोहली का कन्फेशन। इसमें मैं कहाँ फिगर होता हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर पंडित। कहाँ फिगर होता हूँ? मेरा घर था, मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, आप यहाँ हैं, मैं सुबह से 5 बजे से घर से निकली हूँ, नैनीताल से आई हूँ। मेरा सर्वेंट क्या कर रहा है मुझे कहाँ से पता होगा? मैं रात 11 बजे पहुँचूँगी, 12 घंटे के गैप में उसने क्या पकाया, क्या खाया, क्या किया। हाँ, एक चेंज ज़रूर आया है हम सब के अंदर। हम अपने घरों को अब चारों कोनों से सीसीटीवी से मॉनिटर करते हैं, क्योंकि उस चीज़ को हमने देखा है कि एक आदमी की ज़िंदगी तबाह हो गई। जो आर्ग्यूमेंट आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर मिस्टर सोडी ने कोर्ट में कहा था कि आपका जज का ये कहना है कि मिस्टर पंडेर उस कमरे में, उस घर के अंदर कुछ चल रहा था, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जिससे वो इंस्पायर हुआ। मिस्टर सोडी ने कहा कि अगर मैं अपने घर में क्लाइंट से आई हुई फीस गिन रहा हूँ और मेरा नौकर उससे इंस्पायर होकर बैंक लूट लेगा कि मुझे पैसे कमाने हैं उतने ही, आप मुझे जेल में डाल देंगे। ये तो हो गया रीज़न फॉर कन्विक्शन। इसमें कहाँ पर पंडेर रिस्पॉन्सिबल है? मेरा घर था, सबका होता है, हमारे घरों में नौकर भी होते हैं, और दिन दिन भर हम जैसे प्रोफेशनल लोग जो सुबह निकलते हैं और रात में घुसते हैं, बहुत फॉर्चुनेट होते हैं वो लोग जिनका आधा परिवार मतलब घर पे होता है। जजमेंट में क्राइम से डायरेक्ट लिंक कहीं पे मेंशन ही नहीं था। नहीं है। दूसरी तरफ आता हूँ, सुरेंद्र कोहली, दोनों ही मतलब एक तरह से बरी हो गए हैं। जी जी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, अब तो इसमें कोई रहा नहीं। जी जी। तो मेरा ये सवाल है कि जो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी आपकी नज़र में एज ए लॉयर, जी जी, इस इन्वेस्टिगेशन को आप क्या कहेंगी? तो मजाक है, इट्स अ जोक। आप जो पुलिस भर्ती कर रहे हैं आप वही नतीजा देख रहे हैं। आप जो लोग सीबीआई या किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में भेज रहे हैं, अगर वो अपने काम के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है
ट्रेंड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो मत भेजिए। कई लोगों की ज़िंदगी और परिवार बर्बाद हो जाते हैं। आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस, ये तो बेस्ट एग्जांपल है, लड़ी हैं। ऐसी 3 गलतियां जो जांच एजेंसियों ने की इस केस में। क्राइम सीन नाम की कोई चीज़ पुलिस को पता नहीं होती। प्रोटेक्शन ऑफ क्राइम सीन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एंड देयर आफ्टर लिंकिंग द एविडेंस विथ वॉट एवर यू हैव कलेक्टेड एंड देन फाइंडिंग आउट द क्रिमिनल। ये मत करिए, लोग आइडेंटिफाई करके फिर एविडेंस ढूंढना बंद करिए। हमारे यहाँ आप यकीन मानिए, आई कैन टॉक अबाउट जहाँ मैं काम करती हूँ, आई कैन टॉक अबाउट, क्योंकि मैं अपीलेट साइड की वकील हूँ। मैंने आज तक कोई मुकदमा ऐसा नहीं देखा जहाँ पर एविडेंस से स्टार्ट करके हम क्रिमिनल तक पहुँचे हों। ये सिर्फ क्राइम पेट्रोल में और सीआईडी में होता है, सच बात है ये। अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई और किसी भी मुकदमे में जब एक सज़ा सुनाया जाता है दोषियों को, लेकिन अगर मैं मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली दोनों को रखूं कि अब तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने इन्हें बरी कर दिया है, आज़ाद कर दिया है, तो इन लोगों ने जो 19 साल 16 साल जेल में काटे, उसके लिए क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराकर उनके खिलाफ भी इसी तरह के सज़ा का प्रावधान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप सबको पता होगा कि कोविड हम पे कैसा भारी पड़ा, क्योंकि हमें अपने अपने कमरों में रहना पड़ा, अपने घर के कंफर्ट में, बेड पर, घरों में। कितना मुश्किल था एक महीना काटना। और एक आदमी जेल में है क्योंकि आप चाहते हैं कि एक केस क्लोज हो जाए, और वो कह भी नहीं सकता अपनी बात। हमारे कानून में कौन सा ऐसा प्रोविज़न है सिवाय 313 के जहाँ बोलने की इजाज़त है, और कितनी? ये कहना गलत है, ये सही है, ये है, ये वो है। फिल्मों में हम देखते हैं कि आप एक्यूज़ का बयान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता है ये कहीं नहीं बोल पाता, वो उसको मौका ही नहीं है, तो कहाँ बोलेगा वो? तकलीफ़ है कि इस सिस्टम को, इस पुलिस को, इस सीबीआई को, या वॉट एवर एजेंसी वी आर टॉकिंग अबाउट, प्लीज़ इसका ओवरहॉल कीजिए। यहाँ वो लोग लाइए जो सही मायने में एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी, इसको करने के लिए क्वालिफाइड हो, जिनको फोरेंसिक्स की जान। आप ले आए एक टीम 4 लोगों की, और आप यकीन मानिए जो आपके पास इस वक्त पुलिस है ऑल ओवर इंडिया, मैं एक स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, दिल्ली स्टिल बेटर। कहीं आप चले जाइए, फोरेंसिक की स्पेलिंग के अलावा किसी को जानकारी नहीं है। डीएनए बहुत बड़ी चीज़ है, हैंड राइटिंग, कितने लोग फिंगरप्रिंट लेते हैं, कितने लोगों को फिंगरप्रिंट ठीक से लेना आता है, बुलाव से लाते हैं जिसे लेना नहीं आता, और वहीं बॉच हो जाता है, क्राइम सीन ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। ये जो एविडेंस की बात करें, रिकवरी की बात करें, रिकवरी कहाँ हुई है? वो तो पब्लिक ने उखाड़ के कहाँ से उठा के फेंका है, किसको पता है कहाँ से निकाला है? D5 से, D6 से, D4 से, किसी को नहीं पता है, क्योंकि तब तक निकल के फेंक चुका है। पब्लिक की भीड़ जब आए, फर्स्ट प्रोटेक्ट योर क्राइम सीन, देन कलेक्ट एविडेंस, देन आइडेंटिफाई हु मस्ट हैव। क्राइम सीन कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम लोगों ने आरुषि में भी देख लिया। जी, इससे ज़्यादा क्या होगा? एक आखिरी सवाल आपसे मनीषा जी, वो ये कि ये मुकदमा तो आपका ख़त्म है जी, आपने अपने मुवक्किल को इस मुश्किल केस से आज़ाद करा दिया, लेकिन क्या निठारी का सच कभी सामने आ पाएगा? सर, अगर कोई ऐसा तरीका ये ईजाद करें, और करना भी चाहिए, आई होप देयर इज़ अ existing concept of reinvestigation. If you can, please go ahead. Please find out. चाहे वो आरुषि हो, चाहे ये हो, चाहे ये तो वो हैं जो मीडिया की मेहरबानी से लोग जानते हैं। हर दूसरे दिन एक आदमी पकड़ा जाता है। फ़र्क इतना है, वो बेगुनाह है लेकिन जेल में है, छोटे छोटे बच्चे जेल में हैं, बस उसको मीडिया पकड़ती नहीं। तो उसको पकड़ें, इसको करें, इन्वेस्टिगेट अगर कर सकते हैं शौक से करें। एवरीबडी इज़ ओपन टू इट, हम ओपन हैं, ये पंडेर साहब ओपन है, करें तो सही, हिम्मत तो जुटाइए लाने की। अब कहाँ से लाएं? और हमारे तरफ से देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वी आर ऑल ओपन टू इट। थैंक यू सो मच मनीषा जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।